कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, उसमें लगभग 80% हमने उसको कवर कर लिया है। अब बाकी का जो शेष बचा हुआ है आइए उसको कवर करते हैं। आज हमको कवर करना है, आज हमको पढ़ना है लिंग गुणसूत्र के सिद्धांत, यानी कि जो लिंग निर्धारण के सिद्धांत जो जिस तरह से नर और मादा जन्म लेते हैं कि ऐसी क्या प्रक्रिया होती है कि किस प्रकार से नर पैदा होते हैं, किस प्रकार से मादा पैदा होते हैं, है ना। पुत्र और पुत्री में विभेद कैसे होता है, उस चीज को हमको कवर करना है। देखिए अलग अलग वैज्ञानिक हुए हैं, सभी ने अलग अलग अपनी खोजें की हैं। किसी ने जीन का संतुलन सिद्धांत दिया है तो किसी ने गुणसूत्र के थ्योरी दी है, गुणसूत्र के लिए सिद्धांत दिया है। तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक हुए थे MC लंग, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने। यहाँ पर उनके जो शुक्राणु थे, जो नर तिलचट्टा था उसमें जो उसके शुक्राणु थे, तो उन्होंने ये चीज खोजी उसमें कि उस शुक्राणु में दो प्रकार के गुणसूत्र हैं, यानी कि एक प्रकार के गुणसूत्र वाले शुक्राणु अलग हैं और दूसरे प्रकार के गुणसूत्र वाले शुक्राणु जो थे वो अलग थे। एक जो शुक्राणु थे उनमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र था, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र था और दूसरे वाले जो शुक्राणु थे उनमें एक नहीं था। मान लीजिए ये देखिए, आपकी बात शायद समझ में ना आई हो, ठीक है, ये सुन लीजिए, इसको देखिए। मान लीजिए दो प्रकार के गुणसूत्र हैं, ठीक है, बहुत सारे ये वाली कैटेगरी के हैं, बहुत सारे ये वाली कैटेगरी के हैं, ठीक है। इसको कहते हैं नंबर 1, समझने के लिए कह सकते हैं इसको नंबर 1, इसको कहते हैं 2। अब ये वाला जो शुक्राणु है, ठीक है, इस शुक्राणु में एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा है। क्या मतलब है, यहाँ पर निषेचन का अर्थ है जब नर जनन युग्मक मादा जनन युग्मक से मिलता है आकर, यानी कि नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका से आपस में मिलते हैं ये दोनों, तब उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये यहाँ पर एग है, ये एक एग है, एक ओवम है, ये क्या है, मादा जनन कोशिका है ना, मादा जनन कोशिका है, एफ का मतलब फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पर कोई शुक्राणु आकर इससे मिलता है, शुक्राणु ये नर जनन कोशिका है, ठीक है। अब ये आपस में जब ये दोनों मिल जाएंगे तब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम निषेचन कहेंगे। इसको समेकित होना भी कहते हैं। ये शुक्राणु इस अंडाणु से मिलेगा आकर, इसका मतलब है ये शुक्राणु इस अंडाणु से समेकित होगा आकर। इसको अगर हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, समेकित होगा आकर, ठीक है। अभी इस शब्द की हमें आवश्यकता पड़ेगी, समेकित की, ठीक है। तो निषेचन क्या है, नर जनन युग्मक का मादा जनन युग्मक से मिलने की क्रिया, या फिर कह सकते हैं कि संयुग्मन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, ठीक है। तो निषेचन के समय यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु, अभी हमने बताया दो प्रकार के गुणसूत्र हैं, दो प्रकार के शुक्राणु हैं गुणसूत्रों के अकॉर्डिंग, तो यदि बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु यदि अंडाणु से समेकित होता है, अब एक अंडाणु है यानी कि अंडाणु जो है वो फीमेल है ना, फीमेल का पार्ट है, तो फीमेल में तो एक्स और एक्स ही गुणसूत्र होते हैं, कोई एक्स्ट्रा गुणसूत्र नहीं होता, दोनों सेम गुणसूत्र होते हैं। सेम गुणसूत्र का मतलब वो समयुग्मकीय है ना, वो दो है वो समयुग्मकीय है, तो यहाँ पर तो एक्स गुणसूत्र ही होगा। अंडाणु हम किसी प्रकार के गुणसूत्र की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो किसी भी प्रकार से एक्स गुणसूत्र ही होगा महिला में, ठीक है, वाई गुणसूत्र तो नहीं होगा। तो बात यही कही, यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु, वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु कहां से आएगा, पिता से। यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु यदि अंडाणु से समेकित होता है, अंडाणु से समेकित हो रहा है, क्योंकि शुक्राणु के पास वाई गुणसूत्र है और अंडाणु के पास एक्स गुणसूत्र है, तो जब ये एक्स और वाई दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, तब ये मेल बन जाएगा। तो आगे देखो क्या हो रहा है, निषेचन के समय यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से समेकित होता है तब युग्मनज से नर भ्रूण विकसित होता है ना, मेल पार्ट जन्म लेता है। युग्मनज से, युग्मनज क्या है, जब अंडाणु और शुक्राणु अलग अलग थे तब वो युग्मक थे, ठीक है, युग्मक थे। और जब ये मिल गए तब क्या हो गए, तब ये युग्मनज हो गए, ठीक है। जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल गए तब ये युग्मनज कहलाएंगे, और जब अलग अलग हैं तो युग्मक कहलाएंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है। हाँ, तो तब क्या होगा, जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से समेकित होगा तो नर भ्रूण विकसित होगा, ठीक है, नर। और जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से समेकित होगा, अंडाणु से मिलेगा, तब क्या होगा, तब मादा भ्रूण विकसित होगा। भ्रूण क्या है, वो शिशु जिसका अभी विकास नहीं हुआ है, विकास अभी मतलब उसके जो बॉडी पार्ट हैं वो अभी शुरू नहीं हुए बनना, ठीक है। तो एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से समेकित होता है तब मादा भ्रूण विकसित होता है, ठीक है। अतः इससे स्पष्ट है कि माता का या कहें मादा का पुत्र या पुत्री के जन्म में कोई योगदान नहीं होता,
देखो मादा की कोई भूमिका नहीं होती है लिंग निर्धारण में, ठीक है। लैंगिक गुणसूत्रों के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल क्रोमोसोम लिंग निर्धारण जो है वो निम्न प्रकार से हो सकता है। अब कैसे कैसे होता है, अब जैसे मनुष्यों की बात हम कर रहे हैं, इसमें हम मनुष्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम मनुष्यों के बारे में पढ़ेंगे। लिंग निर्धारण की एक्स वाई विधि, ये मोस्टली क्या है, स्तनधारियों में होती है। जो एक्स वाई विधि है लिंग निर्धारण की, वो मोस्टली स्तनधारियों में पाई जाती है। स्तनधारियों में किसमें, मनुष्य में। और भी कुछ जीव हैं, कुछ पौधों में भी ऐसा होता है कि एक्स वाई विधि उनमें भी पाई जाती है, कुछ पौधे हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या था, इस विधि में मादा समयुग्मकी, समयुग्मकी का मतलब है कि इनके दोनों जो युग्मक हैं वो सेम है, यानी कि दोनों गुणसूत्र जो है इनमें वो दोनों सेम है। पहला एक्स गुणसूत्र और दूसरा एक्स गुणसूत्र, दोनों एक्स गुणसूत्र हैं, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये समान है, ये समान है ना, इसलिए इनको हम समयुग्मकी कहेंगे। अब ए का मतलब है भैया ऑटोसोमल, ऑटोसोमल का मतलब दैहिक गुणसूत्र, जो समजात गुणसूत्र हैं, मतलब समयुग्मकी है, यानी कि वो समान गुणसूत्र है। जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं वो तो समान होते ही हैं, है ना। तो ए का मतलब है जो 22 गुणसूत्र है ना, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये युग्मक है तो इसमें आधे गुणसूत्र होंगे है ना, ये अगुणक कोशिका होगी, आधे गुणसूत्र है तो एक गुणसूत्र तो लैंगिक गुणसूत्र होगा इनमें, है ना। आधा का मतलब 46 का आधा होता है 23, तो 23 में से एक गुणसूत्र होगा लैंगिक, बचे 22। 22 को हम ए से प्रदर्शित करेंगे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहेंगे हम इनको, ठीक है। क्या कहेंगे, ऑटोसोमल गुणसूत्र, ठीक है। तो ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑटोसोमल से है, ठीक। तो इस विधि में यानी कि एक्स वाई विधि में मादा समयुग्मकी तथा नर विषम युग्मकी कहलाता है। नर को विषम युग्मकी क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर तो भाई वाई गुणसूत्र होगा, है ना, और वैसे भी जो मेल होता है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अब पिता के पास दो प्रकार के शुक्राणु है ना, एक शुक्राणु एक्स वाले हैं, एक वाई वाले हैं, है ना। तो इसलिए ब्रैकेट में ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि जो पुत्र और पुत्री का निर्धारण होगा वो पिता से ही होगा, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि निषेचन के समय यदि ए प्लस वाई शुक्राणुओं का समेकन, यानी कि 22 गुणसूत्र वाले जो शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलेंगे तब क्या होगा, तब पुत्र जन्म लेगा, देखो तब नर संतान। और जब एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं का समेकन अंडाणु के साथ होता है, जब एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं का समेकन अंडाणु के साथ होगा तब क्या होगा, तब पुत्री जन्म लेगी, तब संतान क्या होगी, तब मादा संतान होगी, ठीक है। तो लिंग निर्धारण की यह विधि मनुष्य में पाई जाती है, ठीक है। लिंग निर्धारण की यह विधि जो है वो मनुष्य में पाई जाती है। कुछ पौधे भी हैं, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन उनका हम जिक्र नहीं करते हैं, वो आप जब आगे की तैयारी करेंगे एमबीबीएस की तो वहां पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी। पूछा भी जाता है उसको प्रॉपर कि किस पौधे में ऐसा ऐसा होता है, ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव में एक में होता है बाकी किसी में नहीं होता, तो आपको वही चीज गैस करनी होती है। वही चीज पढ़े होगे तो लगा दोगे, अब नहीं पढ़े होगे तो नहीं लगा पाओगे। लिंग निर्धारण की एक्स विधि, ठीक है। अगला जो है ये तो पहली विधि है, अब दूसरी जो विधि है ये एक्स ओ विधि कहते हैं इसको। आपसे प्रॉपर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक्स ओ विधि क्या होती है, ठीक है। एक्स ओ का मतलब है, ओ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीरो को प्रेजेंट कर रहा है, इसमें एक्स एक ही गुणसूत्र दिखा रहा है। ये विधि जो है उसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र जो है वो कम होता है, इसलिए यहाँ पर जीरो से प्रदर्शित कर रहे हैं इसको, ठीक है। या इसको हम ओ भी पढ़ सकते हैं। इस विधि में मादा में लैंगिक गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मादा में लैंगिक गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, लेकिन जो नर होता है उसमें एक गुणसूत्र कम होता है। एक गुणसूत्र क्या होता है, मादा की अपेक्षा एक गुणसूत्र कम होता है। देखो इस विधि में मादा में लैंगिक गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं तथा नर में केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है, यहाँ पर एक लिंग गुणसूत्र होता है। इस प्रकार मादा में गुणसूत्रों की संख्या सम, अब मादा में तो समान हो गई है ना, दो संख्या जो होती है वो सम होती है, तथा नर में विषम होती है। एक नंबर जो होता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा इवन और ऑड के बारे में, सम और विषम तो वहां पर आपको पता होगा कि एक नंबर जो है वो विषम है, तो नर में जो है वो विषम है और मादा में जो है वो सम हो गई। यहाँ पर सिर्फ यहाँ की बात हो रही है अभी। जैसे कॉकरोच या तिलचट्टा की मादा में, अब ये जो विधि पाई जा रही है ये कीटों में पाई जाती है, ठीक है। कीटों में किसमें मेन लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल किसका देख रहे हैं, कॉकरोच का या फिर तिलचट्टे का। अब तिलचट्टे की मादा में गुणसूत्रों की संख्या 24 तथा नर में 23 होती है, ठीक है। क्या होता है, कॉकरोच की मादा में गुणसूत्रों की संख्या 24 तथा नर में कितनी होती है, 23 होती है। एक लैंगिक गुणसूत्र जो है उसमें कम होता है।
दैहिक गुणसूत्र तो दोनों में बराबर रहेंगे, लेकिन जब लैंगिक गुणसूत्र की बात आती है तो यहाँ पर एक लैंगिक गुणसूत्र जो होगा वो कम हो जाता है। ठीक है, अगली विधि देखते हैं। अगली विधि क्या है, लिंग निर्धारण की। अच्छा, इसको जो इसका डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, 2a + XX। अब यहाँ पर डबल गुणसूत्र की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये जो साइन है वो फीमेल का होता है, ध्यान रखिएगा, ये मादा का साइन है और ये मेल का साइन है। ठीक है, नर का साइन है। ये साइन याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर XX गुणसूत्र है, यहाँ पर एक गुणसूत्र कम है, यानी कि ये मादा है और ये नर है। अब यहाँ पर A + X आया, यहाँ पर A + X आया। अब इसके पास तो X गुणसूत्र है ही नहीं, है ना, नहीं है ना इसके पास, तो सिंपल A ऑटोसोमल गुणसूत्र है यहाँ पर, और एक ही गुणसूत्र यहाँ पर, एक ही शुक्राणु है A + X वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो है नहीं गुणसूत्र, कोई गुणसूत्र नहीं है यहाँ पर, सिंपल है, क्योंकि एक गुणसूत्र ही पाया जाता है यहाँ पर नरमेश की, तो यहाँ पर एक ही गुणसूत्र की बात हो रही है, और मादा में दो है तो दोनों की बात हो रही है। अब इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं, लिंग निर्धारण की ZW विधि। अब ये विधि क्या होती है? ठीक है, ये विधि, इसमें क्या होता है, ये पक्षियों में पाई जाती है। ये विधि जो है वो पक्षियों में पाई जाती है, ZW। सेम जैसा हमने मनुष्यों की विधि पढ़ी है, XY विधि, इसी की तरह होती है सेम पक्षियों में। लेकिन क्या होता है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। हम लोगों में क्या होता है कि XY जो गुणसूत्र है वो नर में पाए जाते हैं और XX मादा में पाए जाते हैं। लेकिन पक्षियों में क्या होता है, गुणसूत्र प्रक्रिया सेम है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट कहते हैं कि मादा में वहां पर XY गुणसूत्र होते हैं और नर में XX गुणसूत्र होते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने यहाँ पर Z और W लिखा होता है कि ये मनुष्य में जो लिंग निर्धारण की XY विधि है, ये इसी के समान होती है। लेकिन होता क्या है, जैसे हम मनुष्यों में मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, और नर में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन है ना, हम लोगों में तो ये इस तरह से होते हैं, ये मादा के गुणसूत्र है, ये नर के गुणसूत्र है। लेकिन अगर हम पक्षियों की बात करें या फिर लिंग निर्धारण की ZW की विधि की बात करें, दोनों एक ही है, उसमें क्या होता है, ये जो गुणसूत्र है XX वो नर में पाए जाते हैं और XY जो गुणसूत्र है वो मादा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाले जो गुणसूत्र है वो नर में और ये वाले मादा में पाए जाते हैं। अब इसी के आधार पर क्या होता है, कंफ्यूजन से बचने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हमने इसको Z और W से डिनोट किया है। ठीक है, Z और W से प्रदर्शित किया है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये विधि लिंग निर्धारण की XY विधि के समान ही होती है। ये विधि जो है वो लिंग निर्धारण की XY विधि के ही समान है, लेकिन इसमें नर में लैंगिक गुणसूत्र XX, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तथा मादा में लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं, XY होते हैं। ठीक है, अब इसमें मादा के गुणसूत्रों को 2a + ZW, यानी कि 2a जो है वो ऑटोसोमल गुणसूत्रों को प्रदर्शित कर रहा है और ZW तो जो लैंगिक गुणसूत्र है उनको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तथा नर के गुणसूत्रों को ZZ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम से देखते हैं, ये जो साइन है वो मादा का है और ये जो साइन है वो नर का है, 2a + WZ। ठीक है, 2a + ZZ। Z यहाँ पर इसको मान के चलिए कि यहाँ पर ये X है। ठीक है, XX और XY। ठीक है, ऐसे ही WZ और ZZ। ठीक है, ये ओवम है और ये स्पर्म है, यानी कि ये अंड कोशिका है और ये क्या है, ये शुक्राणु है। ठीक है, तो आज हमने लिंग निर्धारण के जो सिद्धांत पढ़े हैं, आगे का जो टॉपिक है वो है जीनी संतुलन सिद्धांत। ठीक है, अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। मैं यहाँ पर बोर्ड पर इसलिए लिखता हूँ ताकि आपके जो नोट्स बने वो प्रॉपर बनते रहें, कंटिन्यू बनते रहें। ये आप नोट करते रहें, प्रॉपर बनाते रहें इसको नोट। ठीक है, थैंक यू।